तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन के बारे में। कंपनी आई थिंक मेन नाम है इसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 26 के आसपास यहाँ पे कल की क्लोजिंग देखने को मिल रही है आपको यहाँ पे। एंड जो आज की मतलब ओपनिंग है यहाँ पे जो 12 दिसंबर की ओपनिंग यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा खासा वॉल्यूम आया स्टॉक में। एंड यहाँ पे गैप अप आपको देखने को मिल रहा है 29 के आसपास, मतलब ये स्टॉक ओपन हुआ है। यहाँ पे लिटरली ये 31.35 के आसपास अभी ये ट्रेड करने को देखने को मिल रहा है। 26 से डायरेक्ट यहाँ पे 31 रुपीज तक की तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि 19.89% के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सुबह मतलब ये स्टॉक थोड़ा ऊपर था, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग आया एंड अभी यहाँ पे फिर से ऊपर जाने की कोशिश करते हुए आपको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट ओपन है 2 के आसपास, 2-2:30 के आसपास मतलब टाइम हो रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो 219 यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाऊं क्योंकि मतलब ये या एक तो इस स्टॉक का मतलब प्राइस कम है एंड प्लस ये 20% एक दिन में भाग रहा है। तो बहुत सारे रिटेलर्स इस स्टॉक में बिना कुछ देखे कुछ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इसमें इसके फंडामेंटल्स, इसके रिसर्च, डेटा एंड कंपनी का बिजनेस, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन इस स्टॉक के बारे में जितना हम मैक्स इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे, आपको इस शेयर के बारे में मैक्सिमम चीजें पता चल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12 दिसंबर को यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, बाइंग का भी वॉल्यूम आया है एंड सेलिंग का भी वॉल्यूम आया है। तो अगर ये स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है तो मतलब क्या ये डिजर्व करता है, तो ये चीजें हम देखेंगे। अदरवाइज रिस्क की बात, इसमें ऑपरेटर का गेम भी हो सकता है। चाहे तो ऑपरेटर आपको किसी भी लेवल पर फंसा सकता है, ठीक है। क्योंकि सर्किट लग रहा है यहाँ पे, अगर किसी कंपनी में 20% का सर्किट लगता है तो ये बात आप ध्यान में रख लो कि वो स्मॉल कैप कंपनी रहती है। स्मॉल कैप कंपनी में ऑपरेटर्स ज्यादा रहते हैं क्योंकि कंपनी का साइज ज्यादा कम रहता है, ठीक है। कंपनी का साइज ज्यादा नहीं रहता, तो उसमें कोई भी मतलब 1-2 करोड़ का भी बाइंग करेगा या फिर सेलिंग करेगा तो अपर सर्किट यानी लोअर सर्किट या फिर अपर सर्किट लग जाते हैं। अगर बाइंग करता है तो अपर सर्किट लगेंगे, सेल करता है तो लोअर सर्किट लगेंगे। तो ऐसे स्टॉक में आपको हमेशा थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर हम ये चार्ट देख चुके हैं यहाँ पे। उससे पहले देख सकते हो 11 दिसंबर को भी मतलब यहाँ पे थोड़ी सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद उससे पहले ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन रेंज में घूम रहा था। 8 तारीख के आसपास भी आप यहाँ पे देख सकते हो 22-23 के आसपास ये स्टॉक घूम रहा था। उसके बाद कल की क्लोजिंग यहाँ पे 26 रुपीज के आसपास एंड आज यहाँ पे ये 31 रुपीज के आसपास आपको देखने को मिल रहा है अपर सर्किट में। तो चलिए इसका वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर डेटा देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब बहुत टाइम तक ये एक ही रेंज में घूम रहा था स्टॉक। इसका जो लो है मैं आपको लो दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, एक मिनट, ये तो ये वाला जो लो है तो ये अप्रोक्सीमेटली मतलब 15-16 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो था अप्रैल में। इसी साल के अप्रैल में इसने स्टॉक ने लो बनाया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट 22 के पास प्रॉफिट बुकिंग आई फिर से। उसके बाद यहाँ पे एक ही रेंज में कंसोलिडेटेड फेस में ये घूम रहा था। सितंबर में फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे मतलब फिर से एक कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पे तैयार हो गया था, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। फाइनली आज यहाँ पे लास्ट के 2 दिनों से अच्छे वॉल्यूम्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 20 से अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 20 से भी नीचे से ये स्टॉक कंटिन्यूसली बूस्ट होना चालू हुआ है। 20 से डायरेक्ट 31 यानी कि ये इसी पोर्शन में आप यहाँ पे कह सकते हो कि 50% से भी ज्यादा ये स्टॉक भाग चुका है। 20 से भी नीचे था, यहाँ पे 31 के आसपास प्राइस चल रही है। तो इससे आप समझ सकते हो कि 50% से भी ज्यादा लास्ट के 4-5 दिनों में रिटर्न्स बने हैं इस स्टॉक में। तो ये कुछ इसका वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर का डेटा है, किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आप सभी को। तो देख सकते हो 2013 से यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसकी लिस्टिंग आसपास मतलब यहाँ पे जो ट्रेडिंग ऊपर डेटा देखने को मिल रहा है वो तो 65 के आसपास मतलब कहीं पर तो देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग वहां से। उसके बाद ये स्टॉक गिरते गिरते इसमें से हर एक कैंडल 1 महीने का है, ठीक है। तो ये वाला देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे गिरावट हुई है इस स्टॉक में। उसके बाद डायरेक्टली गैप डाउन हुआ यहाँ पे एंड उसके बाद थोड़ा यहाँ पे गैप अप भी आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला प्राइस रेंज बाय द वे कौन सा है, ये अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास का होगा शायद, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टली 0 आपको देखने को मिल रहा है। तो कुछ यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग सेशन, उसके बाद मतलब एक ही रेंज में घूम रहा था गैप अप गैप डाउन के बाद। एंड गैप डाउन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश। एंड उसके बाद 2013 के अप्रैल में यहाँ पे आप देख सकते हो वहां से जो इसमें रैली आना स्टार्ट हुआ तो लिटरली इसने हाई किया यहाँ पे 240 के आसपास आपको इस स्टॉक का हाई देखने को मिल जाएगा
2013 से लेकर यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो। ये बीच में हो सकता है कि मतलब ज्यादा वाला हो, 2014-15 भी हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम में स्टॉक ये अच्छा खासा ऊपर गया था, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 240 के आसपास। एंड वहां से 2017 से ये जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, ये वाला बड़ा कैंडल लिटरली मतलब डिजास्टर हो सकता है किसी ने अगर इन लेवल्स पर खरीदा होगा, ठीक है, यहाँ पे इन लेवल्स पर, तो लिटरली उनके मतलब बहुत सारे पैसे मतलब लिटरली ट्रैप हो चुके हैं, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो अगर चाहे तो। क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक इस लेवल पर कभी नहीं आया 2017-18 के बाद। लिटरली 5 साल हो रहे हैं अभी यहाँ पे 17-18 के बाद। तो कह सकते हो कि कंटिन्यूसली एक ही कंसोलिडेटेड रेंज में घूम रहा है 40 के आसपास। 40 के ऊपर अभी तक ये स्टॉक जाते हुए आपको देखने को नहीं मिल रहा है। 20 से 40 के आसपास ये स्टॉक एक ही रेंज में घूमते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म वाला चार्ट देखकर मैं तो बिल्कुल भी ऐसे स्टॉक्स में नहीं जाऊंगा। आपका डिसीजन अलग हो सकता है। आपको इस स्टॉक के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए इस स्टॉक के कुछ फंडामेंटल फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड बैलेंस शीट ऐसी सारी चीजें चेकआउट कर लेते हैं, प्लस बिजनेस भी चेक करने वाले हैं। तो अभी हम आ चुके स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो इनको ऑपरेटेड इन 1995 एंड एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड डज जनरेशन एंड सेल ऑफ द बल्क पावर एंड ट्रेडिंग ऑफ पावर इक्विपमेंट, यानी कि पावर जनरेशन का काम करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, ठीक है। एंड ट्रेडिंग ऑफ पावर इक्विपमेंट्स का भी मतलब पावर रिलेटेड जो कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं उनमें भी ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो सिंपल सा बिजनेस है पावर जनरेशन का। इनकी वेबसाइट देखोगे तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएंगी। पावर जनरेशन वाली बाकी कंपनीज कौन कौन सी है नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। मैक्स तो इसमें गवर्नमेंट कंपनीज रहती है, ये कौन सी कंपनी है ये भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 148 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है, क्योंकि स्मॉल कैप एटलीस्ट 800 करोड़ 1000 करोड़ ऐसे रेंज में रहता है, लेकिन ये 148 करोड़ का आपको देखने को मिला है। बहुत ही छोटी कंपनी है। आरओ यहाँ पे 4.16%, आरओसी यहाँ पे 7.51% का देखने को मिल रहा है, यानी कि एटलीस्ट कंपनी आपको प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। 72 का पी आपको देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 21 के आसपास देखने को मिल रही है। बुक वैल्यू के 15% से ज्यादा ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है लेटेस्ट में, ठीक है। ये पॉइंट अभी नीचे मेंशन होगा नहीं होगा, क्योंकि लेटेस्ट वाला डेटा यहाँ पे अपडेट होने के लिए टाइम लगता है स्क्रीनर पर। फेस वैल्यू 10 का चल रहा है, यानी अगर आप चाहे तो नहीं, कंपनी चाहे तो आपको बोनस एक्शन दे सकती है। बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन जिसे कि कॉर्पोरेट एक्शन कहा जाता है, वो आपको मिल सकता है अगर कंपनी चाहे तो, ठीक है। आप चाहे तो नहीं। तो हाँ यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के एक साल में यहाँ पे 31.3 रुपीज का हाई बना है, जो कि आज ही का हाई है बाय द वे। स्टॉक अभी 31 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ ऊपर। तो ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 31.3 रुपीज के आसपास ये यहाँ पे प्राइस चल रहा है। 31.3 का ही हाई आपको लास्ट के एक साल के अंदर देखने को मिल रहा है। लास्ट के एक साल के अंदर का लो यहाँ पे 13.6 का देखने को मिल रहा है। तो चलिए नीचे चलते हैं। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें देखना है यहाँ पे पी रेशो। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ मैक्स पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको उससे भी मतलब ट्रेडिंग के ऊपर हमें 2012-13 से डेटा देखने को मिल रहा था चार्ट का। यहाँ पे पी हमें 2007 के आसपास से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे पी यहाँ पे ईपीएस देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 48.2 का उस टाइम पे 2008 में पी चलता था इसका। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम तक ईपीएस माइनस में भी रहा। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला पार्ट ईपीएस माइनस में जब रहता है तो आपको पी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं वैसे, मतलब माइनस में उतना ज्यादा माइनस में चीजें आएंगी तो वो पढ़कर भी क्या ही कर लेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अभी का पी 44 के आसपास चल रहा है, यानी कि इसके मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास ही 72 के आसपास अभी पी चल रहा है। तो पी काफी ज्यादा आप यहाँ पे स्टॉक के कंपेयर करोगे तो मतलब एक टाइम पे यहाँ पे 10 का भी पी चलता था 2022 में। जस्ट एक साल पहले की बात है। एक साल पहले के अगस्त मंथ में, या फिर मतलब कह सकते हो कि जून इस साल के मार्च में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, अप्रैल में भी सिर्फ 13 का पी देखने को मिलता था, जो अभी 72 हो चुका है। तो इस मतलब इसी कंपनी के पी के साथ कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पी यहाँ पे टॉप के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड प्रोज में यहाँ पे किसी भी तरह का पॉइंट लिखा हुआ नहीं है। कॉन्स में यहाँ पे आपको पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। पहला पॉइंट है डिविडेंड ये लोग पे नहीं कर रहे हैं, ओके ठीक है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कि इंटरेस्ट यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट का यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है बैलेंस शीट पर या फिर रिजल्ट्स पर, जो कि हम नीचे चेक करेंगे कि कितना इंटरेस्ट ये लोग पे कर रहे हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, ठीक है। एंड लास्ट के 5 सालों में यहाँ पे पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। -8.97% के रिटर्न आपको माइनस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये अभी मतलब अपडेट नहीं हुआ है। अगर आज की तेजी के बाद वाला पॉइंट अपडेट हो गया तो शायद ये पॉइंट चेंज हो जाएगा। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट के 3 सालों में, ओके। ये वाला पॉइंट एक्चुअली चेंज होगा, ये ऊपर वाला नहीं। मुझे लगा ये इक्विटी का है, तो ये सेल्स ग्रोथ का है। तो ये कंपनी का जब बिजनेस अच्छा होगा तब ये चेंज होगा, ठीक है, इससे नहीं होगा। तो जो पॉइंट मतलब चेंज हो सकता है तो ये वाला पॉइंट चेंज हो सकता है, क्योंकि लास्ट के 3 सालों में के जो रिटर्न है ये 3.12% के एवरेज रिटर्न दिखा रहा है।
तो देखते हैं ये कब अपडेट होता है। लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर, यानी कि कंपनी के ऊपर किसी तरह का कर्जा है, किसी तरह का देना है। एक लायबिलिटी है जहाँ पे उनके 352 करोड़ अटके पड़े या फिर 352 करोड़ इन्हें देने हैं। ठीक है, कंपनी के हाई डेबिटर्स डे है, यानी कि 402 डेज लगते हैं। अगर कंपनी का पैसा मार्केट में मतलब अटका पड़ा हुआ है तो वो पैसा आने के लिए कंपनी को 402 डेज लगते हैं, यानी एक साल के से भी ज्यादा का टाइम लगता है। ये आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो इससे आप एक चीज क्लियरली समझ सकते हो, ये पावर जनरेशन वाली जो कंपनी है प्लस जो डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करते हैं, ऐसे कंपनीज का यही रहता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो जल्दी हो जाता है, लेकिन आपको भी पता है कि पावर यानी कि क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, लाइट की। डिस्ट्रीब्यूशन तो जल्दी हो जाता है, लेकिन लोग लाइट बिल टाइम पर नहीं भरते, या फिर कहीं पर गवर्नमेंट लाइट बिल माफ कर देती है, कहीं पर फार्मर्स रहते हैं, ठीक है, वो लोग लाइट बिल नहीं भरते। तो इस वजह से ये जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेक्टर है, इसमें मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है पैसा आने के लिए। बहुत ज्यादा मतलब बिल्स पेंडिंग रहते हैं। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें तो पता ही होगी। उसके बाद पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में यहाँ पे एनटीपीसी आपको नंबर 1 पर टॉप का प्लेयर देखने को मिल जाएगा। अडानी ग्रीन सेकंड नंबर, पावर ग्रिड भी इसी सेक्टर में, अडानी पावर 4th नंबर, एंड एनर्जी डेवलपमेंट ये कंपनी जो आप यहाँ पे देख सकते हो 148 करोड़ का बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। ठीक है, एनटीपीसी का आप यहाँ पे देखोगे तो 2,75,191 करोड़ का मार्केट कैप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रीन का 2,35,000 के आसपास है, पावर ग्रिड का 2,16,000 के आसपास है। एनटीपीसी गवर्नमेंट कंपनी है, पावर ग्रिड गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, अडानी की कंपनी तो ये तीन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो अडानी की है। टाटा पावर यहाँ पे देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, 1,05,000 करोड़। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद जेएसडब्ल्यू एनर्जी आता है, ये भी 73,000 के आसपास आपको मार्केट कैप इसका देखने को मिल रहा है। पी कंपेयर कर लेते हैं, एनटीपीसी का 14 चल रहा है। अडानी ग्रीन का अडानी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे वोलाटाइल रहता है ज्यादा स्टॉक, तो इससे अच्छा कुछ स्टेबल स्टॉक के साथ हम इनका कंपेरिजन करेंगे। पावर ग्रिड का भी 14 के आसपास पी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद टाटा पावर का देख सकते हो 30 के आसपास पी देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से कह सकते हो कि इसका पी अभी ज्यादा के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, सेक्टर के हिसाब से भी प्लस इसी स्टॉक के कंपैरिजन के भी हिसाब से। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर, किस क्वार्टर में यहाँ पे कितना मतलब देखना है हमें, सेल हुआ है, सेल इंक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या चीजें हो रही है। बाय द वे यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे सितंबर का क्वार्टर अभी ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे सितंबर के रिजल्ट्स अभी तक शो नहीं हो रहे हैं, शायद इनके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं सितंबर Q2 क्वार्टर के। तो यहाँ पे देख सकते हो 4.94 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था जून 2020 के क्वार्टर में, वो हो गया 12 करोड़, उसके बाद 9 करोड़, उसके बाद 4 करोड़, उसके बाद 17 करोड़, उसके बाद 11, उसके बाद 5, उसके बाद फिर से 16, 9 एंड अभी यहाँ पे 5 करोड़। तो लिटरली बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे स्टॉक में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ये चीज आप यहाँ पे इजीली नोटिस कर सकते हो। सेल्स में यहाँ पे मतलब ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे ऊपर नीचे वाला काम यहाँ पे चल रहा है, ग्रोथ अभी भी नहीं हो रही है। लास्ट के अभी 2020 से हम डेटा देख रहे हैं, 3 साल अभी 2023 चल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो 1.87 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा 2020 में। ठीक है, एंड वो हो गया 8 करोड़, हो गया 5 करोड़। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे इनके ऊपर यहाँ पे इन सारी चीजें डिपेंड है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन सेल्स ही इनकंसिस्टेंट है, तो ये भी मतलब चीज मैटर करती है। यहाँ पे 81% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो उस टाइम यहाँ पे सेल भी अच्छा हुआ था, तो यहाँ पे अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन उसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो क्या कहीं पर ऐसा है कि यहाँ पे मतलब सेल कम हुआ है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है? तो नहीं, सारी चीजें यहाँ पे उसी टाइप की इम्पैक्टेड देखने को मिल रही है। 3.55 करोड़ का सेल हुआ है, तो माइनस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, ये यहाँ पे माइनस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी माइनस में आ रहा है। तो देख सकते हो कि ये भी यहाँ पे आपको वोलाटाइली देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 9 करोड़ 87 लाख, उसके बाद डायरेक्ट 5 करोड़ के आसपास, उसके बाद 13 करोड़, एंड उसके बाद ये एक बार लॉस भी किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो इंटरेस्ट रेटेड चीजें देखोगे तो 4 करोड़ 4 करोड़ 4 4 4 2 करोड़ 3 करोड़ एंड अभी यहाँ पे 2.68 करोड़ कंपनी के ऊपर थोड़ा सा करता है, जिसकी वजह से इन्हें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। उसमें से भी यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी इनको पे करना पड़ता है 2.2 करोड़ के आसपास। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 3 करोड़ का ये लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, 3.11 करोड़ यानी कि 3 करोड़ 11 लाख रुपए कमा रहे हैं। उसमें से अदर इनकम आ रहा है 33 लाख, तो पकड़ लेते हैं 3 करोड़ 44 लाख ये लोग कमा रहे हैं। उसमें से 2.68 करोड़ ये लोग इंटरेस्ट में दे रहे हैं, 2.55 करोड़ ये लोग डिप्रिसिएशन में दे रहे हैं। तो यानी कि 5 करोड़ तो इन्हें देना है। 3 करोड़ 44 लाख कमा रहे हैं, 5 करोड़ ये लोग स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि
इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, ठीक है, ये एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस छोड़कर मतलब जो कुछ लोन लिया है तो लोन पर आपको इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन मतलब चीजें लगती है। तो यहाँ पे 5 करोड़ यहाँ पे दे रहे हैं, 3.4 करोड़ यहाँ पे कमा रहे हैं। तो नेट लॉस में यहाँ पे कंपनी देखने को मिल जाएंगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में -1.79 करोड़। तो यहाँ पे हमें बस ये चेक करना है कि कितने टाइम यहाँ पे लॉस में आते हैं। ये लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट, ये लॉस 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 प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस, ओके प्रॉफिट है, ओके प्रॉफिट, एंड यहाँ पे फिर से लास्ट के 2 क्वार्टर से लॉस चल रहा है। तो टैक्स यहाँ पे देख सकते हो, टैक्स में यहाँ पे माइनस परसेंटेज में देखने को मिल जाएगा। तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस वाली चीजें यहाँ पे चल रही है। -4 करोड़ -1, ओके ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस है, माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे फिर से माइनस, यहाँ पे फिर से 3 क्वार्टर प्लस, एंड यहाँ पे लास्ट के 2 क्वार्टर्स माइनस में चल रही है। चलिए स्टॉक से मैं तो दूर रहूंगा, आपको क्या बताना है, आपका क्या डिसीजन है, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना। तो 1 साल का एवरेज परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आपको देखना रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ही चीज मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा, सेल्स क्या कंपनी के बढ़ रहे हैं। तो 65 करोड़ का पहले सेल था 2012 में, जो अभी हो चुका है यहाँ पे 37.44 करोड़। सेल्स लिटरली डाउनग्रेड हो चुके हैं कंपनी के। पहले सेल अच्छे आते थे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्च 2017 में 115 करोड़ का सेल था। तो मतलब 5 सालों में डबल के आसपास जा रहे थे, लेकिन वहां से फिर से गिरावट स्टार्ट हो गई। लिटरली यहाँ पे 29 करोड़ 42 करोड़ ऐसे होते होते यहाँ पे अच्छा खासा आपको डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है सेल्स में। तो बहुत ही निगेटिव पॉइंट है ये। पहले 17 करोड़ का प्रॉफिट होता था, उसके बाद 33 करोड़, उसके बाद 9 करोड़, एंड यहाँ पे 12 करोड़ 16 करोड़ 30 करोड़ का प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी चीज की बात मैं बात कर रहा था, ऊपर एग्जाम्पल नहीं मिला लेकिन यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। 115 करोड़ का इन्होंने सेल किया, एक्सपेंसेस इन्होंने यहाँ पे 106 करोड़ का किया, तो सिर्फ 9 करोड़ का प्रॉफिट आया यहाँ पे। ठीक है, एंड अगर इसी को इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, ये वाले के साथ, 42 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने सेल किया, लेकिन उस टाइम पे खर्चा कितना किया, सिर्फ 12 करोड़ का। ठीक है, 12.36 करोड़ का, एंड उस टाइम पे इसलिए प्रॉफिट आया ये। तो कंपनी को एक तो अच्छे प्रॉफिट्स के लिए खर्चे यहाँ पे मतलब खर्चे यहाँ पे ठीक करने चाहिए, खर्चे कंट्रोल करने चाहिए किसी भी कंपनी को, तब यहाँ पे बढ़ता है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ये वाला 71% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे ये वाला परफॉर्मेंस कंपनी का कमाल का है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीजें बदल जाती है फाइनल में। मतलब जैसे इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, मतलब 9-10 मैचेस हमने आराम से जीत लिए, फाइनल में हार गए। तो याद रखना सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, ऐसा नहीं कि मतलब ये सारे क्वार्टर अच्छे कर दिए, मतलब अभी यहाँ पे एक क्वार्टर यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ठोस रीजन या फिर कुछ हमें पता रहना चाहिए कि क्यों क्या चीजें हो रही है। या फिर 10 क्वार्टर यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, एक यहाँ पे क्वार्टर या फिर एक ही ईयर में यहाँ पे प्लस में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो 11 करोड़ 41 करोड़ 36 करोड़, एंड उसके बाद यहाँ पे 12 करोड़ के आसपास आपको इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, 13 करोड़ के आसपास। तो एक डेट मार्च का लास्ट का कंपेयर कर लेते हैं। 24 करोड़ इन्होंने कमाया है इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद। तो 5 करोड़ का यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। 24 करोड़ में से 13 करोड़ माइनस हो जाएंगे, 10 करोड़ माइनस हो जाएंगे, यानी कि 23 करोड़ तो यहाँ पे नेट लॉस हो रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। बीच में ये अदर इनकम है 4 करोड़ का, इसलिए यहाँ पे ये 5 करोड़ का फिगर आपको देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट में आप यहाँ पे देख सकते हो 7 करोड़ 2 करोड़ -10 करोड़ -13 करोड़ -15 करोड़, उसके बाद 3 करोड़, उसके बाद -13 करोड़ -7 करोड़ -4 करोड़ -6 करोड़, यहाँ पे फिर से 3 प्रॉफिट में। ठीक है, तो कम्प्लीटली वोलाटाइल यहाँ पे स्टॉक है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ये जिंदगी यहाँ पे चलती रहती है इस शेयर की, स्टॉक की, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, प्लीज उसे मतलब इग्नोर कर देना। ओके, तो रिजर्व्स आप यहाँ पे देख सकते हो 102 करोड़ के यहाँ पे आपको रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे जो मार्च 2012 में। ठीक है, ये अभी हो चुके हैं यहाँ पे 55 करोड़ के, बीच में बढ़ गए थे क्या? जी नहीं, यहाँ पे मतलब यही शायद हाईएस्ट था, 102.70 का शायद हाईएस्ट रहेगा, एंड उसके बाद रिजर्व्स कंटिन्यूसली आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले 180 करोड़ के थी, जो अभी हो चुके 94 करोड़ की। कर्जा आधा हो चुका है, लेकिन फिर भी कर्जा ज्यादा है कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट इतना बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इससे मतलब 25% भी कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, तो इंटरेस्ट देना इनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। 64 करोड़ का यहाँ पे प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखने को मिल रही है। तो कर्जा कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से काफी ज्यादा है, ये पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो। मेन कर्जा लॉन्ग टर्म बोरिंग जो रहता है, ये मेन कर्जा रहता है कंपनी के ऊपर का। फिक्स एसेट पहले 94 करोड़ के थे, जो अभी हो चुके 151 करोड़ के। 1 मिनट में इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम आउट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो
150 है, इसमें से लैंड 1 करोड़ का पहले था जो अभी हो चुका है 8 करोड़ का, बिल्डिंग 50 करोड़ का थी जो अभी हो चुके 37 करोड़ की, प्लांट मशीनरी 54 करोड़ के थे जो अभी हो चुके 70 करोड़ के। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग यहाँ पे 7 करोड़ का है एंड 15 करोड़ का यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट, अदर फिक्स एसेट में यहाँ पे 88 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा ही मतलब कह सकते हो कि बीच में मतलब काफी ज्यादा ये बढ़ा था, 230 करोड़ हो गया था एंड वहां से मतलब ये कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा नीचे आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है फिक्स एसेट, ठीक है। बीच में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी 2016-17 के आसपास एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी डाउनग्रेड कर रही है उस टाइम के परफॉर्मेंस से। प्रमोटर्स में देख सकते हो यहाँ पे प्रमोटर्स बाय द वे 32% पहले 2017 में प्रमोटर्स थे जो अभी हो चुके 58.14%। ओके, ये एक ही यहाँ पे मतलब मुझे पॉजिटिव पॉइंट थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, ठीक है। डीआईज यहाँ पे 0.67% पहले थे जो अभी 0% हो चुके हैं, एफआईज नहीं है, डीआईज नहीं है, प्रमोटर्स ने लेकिन अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ाई है, कह सकते हो कि आप यहाँ पे 60% जो पहले से था वहाँ उसके 60-70% के आसपास से प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। 41.84% का आपको यहाँ पे अभी पब्लिक देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रमोटर्स में यहाँ पे कौन कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हो ज्यादा आपको नेम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंपेयर के लिए इसे कर लेते हैं टोटल, ठीक से, ठीक है। तो सर्वोत्तम कैब्स प्राइवेट लिमिटेड 24.84% की हिस्सेदारी है, अमर सिंह के पास यहाँ पे 19.47% की हिस्सेदारी है, पंकजा कुमारी सिंह के पास यहाँ पे 8.73% की हिस्सेदारी है। उसके बाद सर्वोत्तम कैब्स लिमिटेड के बाद यहाँ पे पहले हिस्सेदारी थी जो अभी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है, स्टार ट्रैक विनमय प्राइवेट लिमिटेड के पास 3.84%, स्टारलाइट मर्चेंट एलएलपी के पास 1.23% की हिस्सेदारी आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद एक नाम यहाँ पे देखने को मिला संजीव सराफ जिनके पास है 0.02% की हिस्सेदारी। तो ये जो नेम्स है ये कंपनी एंड प्लस नेम्स जो कुछ है इन्हें आप गूगल या फिर लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो, इनके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि इनका मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, कितने टाइम से कंपनी काम कर रही है, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो अभी हम आ जाते हैं, हमें यहाँ पे देखना है कि कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए है कंपनी ने। तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी, कॉर्पोरेशन नहीं है, मैं पहले एक बार शायद कॉर्पोरेशन बोला था, तो ये कंपनी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो एक दिन में यहाँ पे 19.89% के आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। वही अगर 5 दिनों की बात करोगे तो 63% के आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको चेक करना है, यहाँ पे चार्ट भी आप उसी टाइप में चेंज होते हुए देख सकते हो। तो एक महीने का देखोगे तो यहाँ पे 60% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने का यानी कि 6 मंथ का डेटा देखोगे तो 85% के रिटर्न है। इस ईयर के स्टार्टिंग से देखोगे तो 59% के रिटर्न है। एक साल में यहाँ पे मतलब 12 महीनों में यहाँ पे 43% में के रिटर्न है। 5 सालों में देखोगे तो 186% के रिटर्न है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मैक्स वाला, तो मैक्स में यहाँ पे 82% के ऑल टाइम का यहाँ पे घाटा यानी कि लॉस देखने को मिल रहा है। एंड ये जो मतलब ये जो आपको ने जिस टाइम के अभी वाले रिटर्न देखे ये वाले ये पोर्शन था, लेकिन ये स्टॉक लिटरली 300 से भी मतलब नीचे आया हुआ है, बहुत ही खतरनाक ये मेन रहता है, ठीक है। मैक्स परसेंटेज वाला अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको यहाँ पे हमेशा मैक्स यही देखना चाहिए, क्योंकि जब तक बिजनेस का कभी टर्न अराउंड नहीं होता या फिर कंपनी का टर्न अराउंड नहीं होता बिजनेस में, तब तक मतलब चीजें चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे मैक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिटरली ये स्टॉक ऊपर से 80% से भी ज्यादा गिर चुका है। एंड मतलब अगर किसी ने यहाँ पे इतने बड़े लेवल्स पर लिया होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, तो आप यहाँ पे लिटरली कह सकते हो कि मतलब उनका और भी यहाँ पे आपको घाटा देखने को 90% से भी ज्यादा आपको यहाँ पे उनका मतलब ये वाला लेवल जो है 300 के आसपास में यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट सेट नहीं हो रहा। 99% के आसपास आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल जाएगा शायद। ओके 89% के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 90% से भी ज्यादा आप यहाँ पे अगर किसी ने हाई पे खरीदा है तो लिटरली उनका मतलब कह सकते हो कि ज्यादा कुछ पैसा बना हुआ नहीं है। तो हम आ चुके हैं इनके वेबसाइट पर, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इनकी वेबसाइट यही है। मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ। तो ये ग्रुप का यहाँ पे कुछ ओपन हो रहा है, तब तक के लिए ये वेबसाइट हम यहाँ पे देखते हैं। एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ओके। एंड यहाँ पे जो है ये है कंपनी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये है वो कंपनी जिसके बारे में हमें यहाँ पे देखना था। स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, हाइड्रो पावर, सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रोड एंड ब्रिजेस, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है आपको। जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ये शायद पहले करते थे। एंड जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी रिलेटेड कंपनी है, एनर्जी बनाती है अलग अलग तरीके से, यानी इसके डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम शायद ही करते हैं। तो ईडीसीएल ग्रुप यहाँ पे इसे बोला जाता है, एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इनको ऑपरेटेड इन 1995, कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनके अलग अलग मतलब कैपेसिटी एंड प्लांट रिलेटेड चीजें चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये आप मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। 90 मेगावाट का यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का यहाँ पे इनके पास
प्लांट है, 291 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है एट वेरियस स्टेज डेवलपमेंट। ठीक है, कंपनी हैज टारगेट टू डेवलप ओन अराउंड 500 मेगावाट ऑफ न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एट एन अप्रोक्सीमेट कैपिटल आउटले ऑफ 7,000 to 8,000 करोड़ इन नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। यानी कि नेक्स्ट 5-7 सालों में ये कुछ बड़ा करने वाले हैं, बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं इन शॉर्ट। ठीक है, आवर एम आवर मिशन, ये चीजें चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे हु वी आर, बिजनेस एरियाज। ठीक है, मैं बिजनेस एरिया में यहाँ पे पावर जनरेशन में मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ओके, क्या प्रॉपरली क्लिक हुआ? ओके, पावर जनरेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो इमिशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी ये लोग बनाने में फोकस रखते हैं। हाइड्रो पावर में यहाँ पे इनके कुछ प्रोजेक्ट्स है, ऑपरेटिंग प्लस टोटल ऑपरेटिंग डेवलपमेंट में कौन कौन से है, तो ये भी आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। लोकेशन में यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाएंगी, प्लस इनकी कैपेसिटी क्या है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। हरंगनी प्रोजेक्ट है कर्नाटका में, उल्लू नाकल प्रोजेक्ट है केरला में। उसके बाद डेवलपमेंट में कौन सा है, ये स्टेज 2 सेम यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट है, इसका सेकंड वाला कर्नाटका में ही देखने को मिल जाएगा सेकंड फेज में। उसके बाद कारिकायम है जो कि केरला में है, 50 मेगावाट 6 मेगावाट। तो ये यहाँ पे कैपेसिटी भी आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल डेवलपमेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है 291 मेगावाट। अरुणाचल प्रदेश में भी यहाँ पे आपको अलग अलग नेम से यहाँ पे इनके प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो डेवलपमेंट में है। विंड पावर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 1.5 मेगावाट ईच के हैं, हसन विंड कर्नाटका में है ज्यादातर। ठीक है, ऑपरेटिंग यहाँ पे 2 ही देखने को मिल रहे हैं। 3 मेगावाट का इनका कैपेसिटी है टोटल सब मिला के। तो हाइड्रो पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड विंड पावर रिलेटेड प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये 2 तरह के देखने को आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बिजनेस एरियाज पर यहाँ पे अभी मुझे देखना है कंसल्टिंग में, जो कि मैं यहाँ पर क्लिक करने से पहले ही ओके यहाँ पे ये वेट को कंसल्टिंग पर मैं प्रॉपर्ली यहाँ पे क्या क्लिक कर पा रहा हूँ, पावर जनरेशन पर ही क्लिक हो रहा है क्या? यहाँ पे नीचे ऑप्शन है वैसा? जी नहीं। ओके, कंसल्टिंग में यहाँ पे आपको ढेर सारी ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी। आ जाइए, क्लिक तो हो गया। चलिए, एनर्जी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ कमीशनिंग। उसके बाद सर्विस में भी ये लोग ये करते हैं, फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट सपोर्ट, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। तो ये डिटेल इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऑफ कोर्स बड़ी कंपनी है, यानी कि प्रोजेक्ट में काम करने वाली कंपनी है। तो बाकी कंपनीज को कंसल्टेशन ये लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट में प्रोवाइड दे ही सकते हैं। एपीसी कॉन्ट्रैक्ट, वाटर टू वायर, आवर एपीसी सर्विसेज कवर फुल ऑफ स्कोप। तो ये इनकी सर्विस है। बाय द वे, सर्विस सेक्टर में भी ये लोग काम करते हैं, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। कंसल्टिंग में सिर्फ मैन पावर लगता है, एक्सपीरियंस लगता है, एंड बाकी प्रोजेक्ट्स में आपको मतलब और बहुत सारी चीजों पर फोकस करना रहता है। लेकिन कंसल्टिंग पर आपको ये सब मतलब सारा रिसर्च एंड मैन पावर का ज्यादा जरूरत रहता है, जो कि एक्सपर्टाइज हो। ठीक है, एक्सपर्ट हो। एज टीम, फास्ट ट्रैक बेनिफिट्स, क्लाइंट फोकस्ड अप्रोच, ट्रैक रिकॉर्ड, ओएनएम सर्विस भी यहाँ पे लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है, पावर प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस। ओके, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस है पावर प्लांट की। उसके बाद इसके सर्विस में क्या क्या आता है, तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्टाफ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, साइट डॉक्यूमेंटेशन, बेस्ट प्रैक्टिस, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद रिहैबिलिटेशन एंड आरएम एंड यू सर्विसेज भी यहाँ पे ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग तरह के इनके प्रोजेक्ट रिलेटेड सर्विसेज ही आपको देखने को मिल जाते हैं। बगास को जनरेशन, ठीक है, को जनरेशन लिखा है, तो वेस्ट टू एनर्जी बेनिफिट्स, यानी कि कुछ एनर्जी जनरेशन रिलेटेड ही यहाँ पे ये चीज है। तो यहाँ पे कंसल्टिंग का बिजनेस मुझे मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू पावर जनरेशन एंड वो वाली चीजें, क्योंकि मतलब वो ट्रेडिशनल चीज है, उसमें मतलब पैसा आने के लिए टाइम लगता है। लेकिन कंसल्टिंग का अगर बिजनेस है तो एक मतलब ये किसी भी पूरी दुनिया में किसी को भी कंसल्टिंग दे सकता है, रिसर्च करके, थोड़ा एनालिसिस करके। तो इन्हें इस बिजनेस पर भी मतलब अच्छा खासा फोकस करना चाहिए। लगता तो है कि मतलब इनका अच्छा फोकस है। तो लेकिन ये कंपनी का बिजनेस है, ठीक है, बाय द वे। लेकिन ये किसी भी तरह का बायसेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था, इसमें किसी भी तरह का बायसेल यहाँ पे नहीं है। इस वीडियो में हमने सिर्फ कंपनी से रिलेटेड ढेर सारा डेटा दिखाया है, क्योंकि ये कंपनी आज 20% के अपर सर्किट में आपको देखने को मिल रही है। तो इसलिए किसी भी रिटेलर यहाँ पे मतलब बेवजह बिना कुछ देखे कूद जाए, इससे अच्छा ये है उसे इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एंड उन्हें बताओ कि इस कंपनी के मतलब फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कैसा है। डिसीजन आपका रहता है। ओके, इसमें किसी भी तरह का बायसेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको खुद से सारी चीजें ट्रैक करनी है, खुद से स्टडी करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लेना है, उसके बाद खुद का डिसीजन खुद लेना है। उसके लिए भी सिर्फ आप जिम्मेदार रहोगे, कोई और दूसरा नहीं, ना ही हम, ना ही कोई और। तो ये मेरी तरफ से क्लियर कट डिस्क्लेमर है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।